हेलो दोस्तों, सक्षम क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम सक्षम क्लासेस में प्रस्तुत हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से हम मतलब सही सही मायने में सब्जेक्ट में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो उसका विषय था, विषय वस्तु थी, समझ थी, पर ये जो है अब यहाँ से हम सब्जेक्ट में अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके आपको अच्छे से समझा पाऊँ और किसी भी अन्य टीचर की तरह या किसी अन्य किताब की तरह ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, ताकि आप इसे पढ़ने के बाद सहज महसूस करें और किसी भी सवाल को करने में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो आज का हमारा आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र, भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ आने से पहले मैं आपको थोड़े से इसके विषय वस्तु बना देता, पृष्ठभूमि बताता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आज से शायद दूसरी या तीसरी क्लास में आपको पढ़ाया था संविधान की विशेषताएं, याद होगा आपको, शायद एक क्लास में और रिपीट किया था। तो संविधान की विशेषताओं के क्रम में मैंने बताया था कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है, क्योंकि उसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तो इसमें 25 भाग और 25 भाग के क्रम में पहला जो भाग है वो क्या कहता है, भारत। पहला भाग तो कहता है भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था आपको, भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य, भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र, ये मैंने आपको एक क्लास पहले पढ़ाया था, भाग 1। फिर मैंने ये बताया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक का। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। फिर मैंने यहीं से एक अनुसूची भी आपको पढ़ाई थी, पहली अनुसूची कौन सी, अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची पहली जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ कुछ यही उसके बारे में है। वहां क्या है, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसका क्षेत्र विस्तार। क्या क्या है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनका क्षेत्र विस्तार। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा, राज्य संघ राज्य क्षेत्र एवं उनके नाम एवं उनका क्षेत्र विस्तार। ठीक, तो यहीं से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में कहाँ पे है, भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है और अनुसूची पहले में इसके बारे में ही बताया गया है। तो आज मैं जो पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक, इन्हीं को डिफाइन करूंगा। और यहाँ से मेंस में और प्री में लगभग एक सवाल, मुझे लगता है कि हर साल एक से दो सवाल आपको मिलेगा और मिलता रहता है। पहले मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और आने वाले किसी भी आयोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी संभावना खूब बनी रहती है। ठीक है, तो मैं अब जो पढ़ाऊंगा आपको वह पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 1 से 4 तक का। फिर मैं बता देता हूं, हम भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग 1, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो अब हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम में भाग 2 मैंने पढ़ाया था नागरिकता, भाग 3 मैंने पढ़ाया मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी जो था, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। इसी तरह से हम भाग पहला पढ़ने वाले हैं और अनुच्छेद 1 से 4 तक। ऐसे ही हम क्लास में अपनी सारी पॉलिटी खत्म करेंगे। कल भाग 2 पढ़ेंगे, फिर भाग 3, भाग 4, इसी तरह से। और हम आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 4 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी की तरफ। तो अनुच्छेद 1 से 4 में हम सबसे पहले जो जानते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 1।
क्या पढ़ाऊंगा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत यानी इंडिया। क्या है? भारत, भारत, भारत यानी इंडिया। भारत यानी इंडिया क्या है? राज्यों का, भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत यानी इंडिया राज्यों का एक, राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। फिर देख लो क्या कह रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। ठीक है। अब संघ होगा, इसमें से महत्वपूर्ण शब्द क्या है? संघ। इसको समझना है हमें। इसको समझ लेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भारत, भारत को क्या बोलते हैं हम? भारत को संघ भी बोलते हैं। ठीक है। भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि पहले इसमें आता क्या क्या है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसमें जो शामिल होगा वो राज्य क्षेत्र होंगे, मतलब राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे। फिर दूसरा क्या शामिल होगा? संघ राज्य क्षेत्र, संघ, संघ राज्य क्षेत्र भी इसी में शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होगा अर्जित क्षेत्र। ठीक है। अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। मुझे समझ में आता है कि आपको ये दोनों समझ में आ रहे होंगे, पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो मैं क्लियर करता हूँ। पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब उस संघ में क्या क्या शामिल होगा? राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के क्षेत्र से मेरा क्या मतलब हो गया? 28 राज्य। ठीक है। ये शामिल होंगे 28 राज्य और उनका क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र से क्या मतलब है मेरा? 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं उनका क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र से मेरा तात्पर्य क्या है फिर वो हम समझते हैं, फिर इसके बाद आपके जो मन में शंका है वो दूर हो जाएगी। अर्जित क्षेत्र से तात्पर्य होता है ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार किसी दूसरे क्षेत्र से या किसी दूसरे देश से ग्रहण करती है या विजित करती है। ग्रहण करती है, विजित करने से मेरा मतलब क्या है पहले वो देख लीजिए। विजित, मानो भारत का किसी देश, दूसरे देश के साथ कोई युद्ध हो जाता है और हम उसमें उसके किसी क्षेत्र को जीत लेते हैं तो वो कैसा क्षेत्र कहलाएगा? अर्जित क्षेत्र, विजित क्षेत्र या अर्जित क्षेत्र कहलाएगा वो। जैसे कि इसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है सिक्किम। ठीक है। कभी कभी युद्ध से तो कभी कभी वहां के अगर जैसे जनता में या नागरिकों में कोई द्वेष भावना पैदा होती है और वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा? अर्जित क्षेत्र। ठीक है। तो अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? जो हम किसी अन्य क्षेत्र से ग्रहण करते हैं, जबकि ये वो क्षेत्र हैं जो हमारे देश में खुद से शामिल हैं और इनका जो क्षेत्र है वो भारत का एक तरह से संघ राज्य क्षेत्र में शामिल होने वाला क्षेत्र है। तो भारत इंडिया, तो इंडिया किस किस से मिलकर बना है? राज्यों के क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र से और अर्जित क्षेत्र से। ठीक है। अब मैं समझता हूँ आपको इस बात क्लियर आ रही होगी। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा जिसमें भारत के 28 राज्य जो कि वर्तमान में है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को जो अर्जित करती है वो भारत का राज्य का एक संघ में शामिल होगा, भारतीय राज्य क्षेत्र के संघ में शामिल होगा। ठीक है। तो संघ एक बहुत बड़ा टर्म है जो मैंने आपको बता दिया है। अब फिर से यहीं से हम कुछ और चीजें देख के चलते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको संघ को समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार और। ठीक है। ये तो हो गया क्षेत्र के हिसाब से। अब संघ क्या कहता है वो देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ के लिए जो भारत ने हमारे मतलब संविधान सभा ने जो शब्द यूज किया है, टर्म इंग्लिश यूज किया है, वो किया है यूनियन। ठीक है। संघ के लिए क्या शब्द यूज किया है भारत संविधान सभा ने? इंग्लिश में यूनियन। ऐसे ही संघ के लिए एक शब्द और यूज होता है फेडरेशन। ठीक है। फेडरेशन, ये फेडरेशन शब्द भी किसके लिए यूज होता है? तो फेडरेशन शब्द भी यूज होता है संघ के लिए। पर भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, भारत का यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत कैसा संघ है? भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है। भारत कैसा शब्द है? भारत कैसा संघ है? भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, चाहे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कह लो चाहे यूनियन ऑफ स्टेट्स कह लो, पर नहीं, अंतर है। वो क्या अंतर है? यही तो मैं बताने वाला हूं आपको। आप समझते हैं क्या है? जब हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स और जब हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो इसमें क्या अंतर आता है वो देखते हैं।
यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत है, भारत राज्यों का संघ है। संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि भारत के जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, और जो अर्जित क्षेत्र है उसे भारत में एक बार शामिल होने के बाद अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है जो भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब वो भारत से चाह के भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में जब शामिल हुए थे तो किसी सहमति का परिणाम नहीं था। भारत जो भी अपना भारत शुरू से एक आर्यावर्त के रूप में था और जो भी क्षेत्र थे भारत के अंदर पहले से थे। इसलिए आज कोई भी राज्य ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे भारत से अलग होना है। इसलिए भारत में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। वहीं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कौन है? यूएसए। अब यूएसए क्यों है? क्योंकि यूएसए कभी कोई देश नहीं रहा, सच बात यह है। वो वहां पे कई सारे राज्य थे, 13 राज्य थे जो उस समय ब्रिटिशों के गुलाम थे। जब वो आजाद हुए तो उन 13 राज्यों ने आपसी सुरक्षा की दृष्टि से, आपसी सहमति से, ताकि कोई अगर अकेला राज्य रहता तो फिर से वो किसी देश के गुलाम हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आपसी सहमति से एक देश बनाया जिसे कहा गया अमेरिका। इसलिए अमेरिका को पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब वो 13 राज्यों का एक संघ है जिन्हों की जो आपसी सहमति से एक हुए थे और उन्होंने बोला कि हम कभी भी भविष्य में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं अगर हमारे विचार नहीं मिलते या और भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत आती है। तो इसलिए उन्होंने अपने लिए क्या वजूद किया था? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि वे आपसी सहमति का परिणाम है, जबकि भारत आपसी सहमति का परिणाम नहीं है। भारत का प्रत्येक राज्य भारत का हिस्सा है और उसे भारत से अलग होने का हक नहीं है। जबकि अमेरिका के राज्यों को जो 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया था, तो फेडरेशन इसलिए है क्योंकि उन 13 राज्यों को एक दूसरे से अलग होने का अधिकार था। समझ गए? यूनियन स्टेट्स और फेडरेशन स्टेट्स का मतलब, ठीक है। तो यही अनुच्छेद 1 कहता है और मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसे भी देखते हैं कि अनुच्छेद 2 का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे अभी मैंने बोला कि भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं और क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये अभी तो नहीं थे, ये तो अभी वर्तमान में है। तो पहले क्या थे कि भारत में जो राज्यों का जो विस्तार था, जैसे राज्य निर्माण की प्रक्रिया में, राज्य निर्माण की प्रक्रिया के क्रम में, ठीक है, तो भारत के जो राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ था तो भारत राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्रम में भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, ठीक है, ए, बी, सी, डी। अब 4 भाग कौन कौन से थे? इसमें कुछ राज्य ऐसे थे जो ब्रिटिश सम्राट के अंदर थे, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे। कुछ ऐसे थे जो राजा महाराजाओं के अंदर आते थे। कुछ ऐसे थे जो उस समय के गवर्नर के अंदर आते थे। तो ऐसी तरह से 4 भागों में बांटा गया था, ठीक। किंतु बाद में जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था तो एक अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया कि ए और बी के अंतर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, सी को खत्म कर दिया गया। इस तरह से जो ये था, इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करके भारत में उस समय 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। कब? 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखना डेट, 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? तो 1 नवंबर 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान रखो, क्या समझ में आ रहा है? तो 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि राज्य पुनर्गठन 1956 द्वारा और 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे। तो कभी पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो मूल संविधान में 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक।
इसी तरह से जो मैंने अभी निर्माण की प्रक्रिया में आपको बताऊंगा, उस तरह से बाकी राज्यों का निर्माण हुआ था, जिसमें से 1953 में मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किसका? आंध्र प्रदेश का। किसके आधार पे? भाषाई आधार पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछता है कभी कभी। यहाँ से प्रत्येक प्रश्न आपके सामने आने वाला है। कभी पूछ लेता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया के क्रम में राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में, ABCD। फिर उसके बाद पूछता है कि किस पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों का फिर से गठन किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। उस समय कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 14 से 28 तक का जो हमने सफर तय किया है, वही मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ कि कोई राज्य किस प्रकार से बनता है, उसके बनाने की प्रक्रिया क्या है, संसद कौन कौन से तरीके अपनाती है, ठीक है, और क्या क्या शर्तें हैं, कैसे कैसे बनता है। वो सारे जो आपके सारे सवालों का जवाब आप मेरे संग ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं कि कोई राज्य किस तरह से बनता है, किसके पास शक्ति है राज्य निर्माण की, वो सारे सवालों का जवाब आपकी थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपको देख लो। यहाँ से सवाल जो आता है वो मैं बता दिया हूँ आपको। राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल संविधान में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पूछता है कब? 1 नवंबर 1956 को। 1953 में भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर राज्य बनते गए और आज जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जो सफर है वो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ अपनी क्लास में। तो अनुच्छेद 2 देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ उसको मिटा दूं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी आसानी रहे। आपके पास होगा, आप रिपीट करके क्लास को देख सकते हो, मुझे थोड़े लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, मैं अनुच्छेद 2 आपको पढ़ाने वाला हूँ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, अनुच्छेद 2 ये कहता है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। अब ये नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश तो है, पर करेगी कौन? तो वही हम आपको बताने वाले हैं कौन करेगी। ये शक्ति किसके पास है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की? तो वो है संसद के पास। संसद अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ राज्य में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कर सकती है। नए राज्यों के लिए कोई भी शर्त, नियम, कानून जो भी होगा, नए राज्यों के लिए निबंधन, जितने भी निबंधन होंगे और शर्तें होंगी, ठीक है, तो वो शर्तें कौन लागू करेगा नए राज्यों की प्रवेश की स्थापना के संबंध में? वो करेगी हमारी संसद। अब संसद ये भी प्रवेश में ना 2 तरह से होंगे, ठीक है, ये देख लेते हैं वो 2 तरह से कौन से। एक तो वो राज्य, नए राज्य जो भारतीय संघ का वर्तमान में हिस्सा है, ठीक है, भारतीय संघ का वर्तमान में हिस्सा है, अभिन्न अंग है, ठीक है। और दूसरा अर्जित क्षेत्र। दूसरा क्या है? अर्जित क्षेत्र। अभी मैंने आपको बताया अर्जित क्षेत्र क्या होता है, जो दूसरे देश से आता है। ऐसा हमने कौन सा अभिन्न अंग बनाया अपने, किसको शामिल किया था? तो वो शामिल किया था सिक्किम को, ठीक है। इसके लिए 2 हमने संशोधन किए थे, पहला 35वां संविधान संशोधन और दूसरा किया था 36वां संविधान संशोधन। दूसरा कौन सा संविधान संशोधन किया था हमने? 36वां संविधान संशोधन किया था, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन करेगी? संसद करेगी। किस प्रकार से करेगी वो मैं बताऊंगा आपको। कि संसद जब कोई नया राज्य का निर्माण करेगी तो कुछ शर्तें तैयार करेगी, कुछ निबंधन तैयार करेगी, और वो जैसे भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे तो उनसे भी किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, चाहे तो किसी युद्ध द्वारा अर्जित किसी क्षेत्र को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित करके भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे इसके हमने सिक्किम को किया था 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। इसको क्या किया था? अधिग्रहण किया था, ध्यान रखना।
सवाल यहीं से बनता है, क्या किया था, अधिग्रहण किया था। और 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन द्वारा इस 1975 द्वारा इसे हमने भारतीय संघ में शामिल किया था। तो पूछता है कि भारत का अभिन्न अंग कब बना, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और जबकि अधिग्रहण कब किया गया, तो 1974 द्वारा, 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। सिक्किम को कब शामिल किया गया भारत में, तो भारतीय संघ का हिस्सा कब बना, तो वो बना 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। पूछे कि सिक्किम मतलब अधिग्रहण कब किया गया था, तो वो किया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा, ठीक है। भारत संघ में शामिल किया गया था 36वां संविधान 1975 द्वारा, और अधिग्रहण किया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। तो मुझे लगता है आपको अनुच्छेद 2 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 2 यही जो कहता है, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या कहता है। तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश से संबंधित है। जैसे भारत में कोई राज्य किस प्रकार से संबंध हो, किस प्रकार वो संसद करेगी, पूछ लेता है। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अब संसद के पास भी दो तरीके हैं, चाहे तो भारतीय संघ में जो पहले से विद्यमान राज्य हैं उन राज्यों से किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, चाहे तो किसी क्षेत्र को अर्जित करके भी कर सकती है, जैसे कि हमने सिक्किम को किया है, ठीक है। यही अब क्या उसकी शर्तें होंगी, क्या निबंधन होंगे, संसद खुद बनाती है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, तो मैं आगे चलता हूँ अनुच्छेद 3 पे। अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है वो हम देख लेते हैं, और मुझे लगता है अनुच्छेद 3 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने वाला है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था नए 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 राज्यों की स्थापना या प्रवेश, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, नए राज्य की स्थापना या प्रवेश कौन करेगी, संसद करेगी। कैसे करेगी, तो वही अनुच्छेद 3 में बताया गया है। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश संसद करेगी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 2। पर किस विधि से करेगी, किस तरीकों को अपना के करेगी, वो क्या बताया गया है। तो तरीकों के बारे में, तरीकों के बारे में या विधि के बारे में, ठीक है, किस प्रकार से करेगी संसद, वो कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 3 में बताया गया है। कैसे करेगी वो देख लेते हैं। किसी राज्य, जैसे भारत का कोई राज्य हो गया, किसी राज्य से, ठीक है, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके कर सकती है। कुछ कुछ तरीके हैं, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ। किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, क्या करके, अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, मिलाकर या उनके क्षेत्रों को मिलाकर, या उनके भागों को मिलाकर, ठीक है। तीसरा क्या है, किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र में मिलाकर, किसी अन्य राज्य क्षेत्र में मिलाकर संसद, किसी राज्य क्षेत्र में मिलाकर संसद अब क्या करेगी वो देखते हैं। ठीक है, क्या करेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,
किसी राज्य का क्षेत्र क्या कर सकेगी, बढ़ा सकेगी, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, सीमा में परिवर्तन, और उसके नाम में परिवर्तन, और उसके नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? तो नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश अनुच्छेद 2 कहता है, पर उसके तरीके या विधि के बारे में कि संसद किस प्रकार से करेगी। ठीक है, संसद किस प्रकार से करेगी, वो ऐसे करेगी। अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे किसी राज्य से, मानो हमने यूपी ले लिया, ठीक है, अपना प्यारा यूपी। अब क्या कह रहा है कि उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे यूपी का क्षेत्रफल है, उसके किसी क्षेत्र को अलग करके कोई नया राज्य बना दिया जाए। जैसे कि हमने 2000 में किया था, उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र को अलग रख के हमने उत्तराखंड बना दिया। तो पहली लाइन समझ में आ गई। दो या दो से अधिक राज्यों, जैसे मानो यूपी और उत्तराखंड को फिर से मिला के एक नया राज्य बना दें, या यूपी या उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या उनके भागों को मिलाकर, या कुछ राज्य उत्तर प्रदेश से ले लेते हैं, कुछ राज्य उत्तराखंड से ले लेते हैं और हम एक नया राज्य बना देते हैं, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र में मिलाकर, किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र में मिलाकर, जैसे उत्तर यूपी का कोई हिस्सा किसी अन्य राज्य में मिला दिया, तो एक नया राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संसद क्या करेगी, संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र का घटा सकती है। जैसे यूपी का उत्तराखंड बना, यूपी से अलग करके जब हमने उत्तराखंड बनाया था, तो यूपी का क्षेत्रफल कम हुआ था, तो क्या कर सकते, क्षेत्रफल को कम कर सकेगी, क्षेत्रफल को बढ़ा सकेगी। फिर से मानो चाहे उत्तराखंड को यूपी में मिला दो तो क्षेत्रफल को बढ़ा सकेगी। सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे पहले, अब जो उत्तराखंड की सीमा किसी देश से, राज्य से लगती है, वही पहले यूपी की लगती थी, क्योंकि यूपी पहले, उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था। नाम में परिवर्तन कर सकती है, जैसे किसी राज्य का नाम बदल दे। तो ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, संसद के पास। और ये कौन देता है, संविधान का अनुच्छेद 3 देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, ठीक है, करेगी संसद। अब किस तरीके से करेगी, वो इस तरीके से करेगी, मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हालांकि इस राज्य में ना, ये ध्यान रखना, इस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। जो इनके साथ कर सकती है राज्य, वही केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी कर सकती है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की वो सीमाओं को एक दूसरे संग बढ़ा सकती है, घटा सकती है, जो भी वो कर सकती है, राज्य संसद ऐसे ही करेगी। और इसी तरह से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसी विधि द्वारा, जो मैंने आपको ये सामने बताया है, इसी विधि द्वारा वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो जब भी हम किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन करते हैं, उसके राज्य में, उसके नाम में कोई परिवर्तन करते हैं, तो संसद इसी विधि का प्रयोग करती है। अब इसके लिए थोड़ा और आगे जानते हैं कि ऐसा अगर करती है तो संसद को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी विधि है, उपरोक्त विचार। ठीक है, तो अभी उसमें आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, आगे चलते हैं। संसद किसी भी से पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा कोई, अब ऐसा तो नहीं है कि संसद मन से कर दे, तो इसके लिए संसद को क्या करना पड़ेगा, एक बाकायदा विधेयक लाना पड़ता है। ठीक है, क्या लाना पड़ता है, विधेयक। ठीक, किसी संसद, अब किसी क्षेत्रफल, किसी राज्य के क्षेत्र में, क्षेत्र को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके नाम में परिवर्तन के लिए, उसकी सीमा में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक विधेयक लाना पड़ता है। अब उसके लिए 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, 2 शर्तें। ठीक है, दो शर्तें जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं। कौन कौन शर्तें हैं वो देख लेते हैं। पहली, कि संसद ऐसा किसी भी कोई विधेयक जो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करता है, उसके क्षेत्र को घटाता है, बढ़ाता है, नाम में परिवर्तन करता है, ऐसे विधेयक को लाने से पूर्व राष्ट्रपति की, पूर्व मतलब पहले, संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, अनुमति की आवश्यकता। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई भी विधेयक जो संसद लेके आती है, यदि वो किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करता है, उसके नाम में परिवर्तन करता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो ऐसी विधेयक को लाने से पूर्व संसद को किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की। अब दूसरा क्या कहता है, कि राष्ट्रपति
ऐसे विधेयक को संबंधित राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजता है। संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजता है और एक निश्चित समयावधि के लिए, एक निश्चित समयावधि के लिए ठीक है भेजता है। और इतने ही समय में यदि राज्य सरकार चाहे तो थोड़ा समय मांग सकती है, पर एक निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर राज्य सरकार को, राज्य विधानमंडल को अपना जवाब चाहे वो सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के ठीक है, बिना सिफारिशों के राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। ठीक, अब ये राष्ट्रपति और संसद की इच्छा पे निर्भर करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सिफारिशों को वो माने या न माने। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ फिर समझिए कि अगर कोई विधेयक जो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करता है, उसके राज्य की सीमा को घटाता है, बढ़ाता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करता है, उसके नाम में परिवर्तन करता है, तो ऐसे किसी विधेयक को संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। और राष्ट्रपति को क्या करना होता है कि ऐसे विधेयक को संबंधित विधानमंडल का मतलब है कि जिस राज्य के बारे में है उस राज्य से एक निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर उससे बात उसको वो विधेयक भेजना होता है। और राज्य विधानमंडल का कर्तव्य यह है कि वो निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर उसकी सिफारिश सहित या बिना सिफारिश के उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे। अब ये सिफारिशों को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति और संसद का अपना कर्तव्य, अपनी इच्छा है, वो चाहे तो माने, वो चाहे तो न माने। इस प्रकार यहां से क्या निकल के आता है वो देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि संसद राज्य की अनुमति के बिना, संसद चाहे तो राज्य की अनुमति के बिना, ठीक है, संसद चाहे तो राज्य की अनुमति के बिना ही उस राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संसद चाहे तो आखिर में फिर एक जवाब आता है कि राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की अंतिम शक्ति किसके पास है, तो वो है किसके पास, संसद के पास। तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल को कोई शक्ति है, तो राज्य विधानमंडल को कोई शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश दे सकता है कि ये है करके भी, आप ऐसा करके भी मेरे क्षेत्र को बचा सकते हो, बढ़ा सकते हो, मेरे पक्ष में कर सकते हो, जो भी वो कहता है, पर उसे मानना ना मानना संसद का काम है। संसद चाहे तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है, वो चाहे तो राज्य विधानमंडल की सिफारिश को माने, वो चाहे तो न माने। तो अंतिम रूप से इस प्रकार स्पष्ट है कि संसद चाहे तो राज्य की अनुमति के बिना नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो अंतिम शक्ति किसके पास है, इस प्रकार अंतिम शक्ति किसके पास है, संसद के पास। तो पहले आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आगे। मुझे लगता है ये बात समझ, अनुच्छेद 3 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अभी देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहेगा। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 क्या करता है, स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है, अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 क्या अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा
संसद द्वारा किसी राज्य की सीमा में जो परिवर्तन किया जाता है, उसके नाम में जो परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन किया जाता है, उससे संबंधित जो भी विधेयक या जो भी संशोधन किया जाएगा संसद द्वारा, जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा जो संशोधन किया जाएगा, क्या है, संशोधन किया जाएगा, मेरे शब्दों को समझिए, संशोधन किया जाएगा, वो अनुच्छेद, ये ध्यान रखना यहां से, वो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात किसी विशेष प्रक्रिया या किसी भी अन्य साधारण बहुमत से, अर्थात नए राज्यों के निर्माण हेतु, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अर्थात नए राज्यों के निर्माण हेतु, नए राज्यों के निर्माण हेतु, उनकी सीमा में परिवर्तन हेतु, नाम में परिवर्तन हेतु, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन हेतु, ठीक है, किसी भी विशेष प्रक्रिया, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किससे कर देते हैं हम, साधारण बहुमत से, ठीक है, तो किससे, साधारण बहुमत से, ठीक, आपसे समझ में आ गया। तो सवाल बनता है यहाँ से कि नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, तो सही है। ऐसे किसी विधेयक के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, वो भी सही है। अंतिम रूप से किसी नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास है। यद्यपि ऐसे किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति की आवश्यकता होती है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, ये संबंधित राज्य विधानमंडल को उस विधेयक को भेजता है, फिर विधानमंडल एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगा। सिफारिश मानना न मानना किसका कर्तव्य है, सिफारिश मानना न मानना संसद और राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार आज की जो क्लास है मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए आपके नॉलेज में एक और रामबाण का काम करेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।